हेल्थ और एजुकेशन जो हमारी प्राइमरी नीड है, आज वह व्यापार के मुद्दे बन गए। असल में हेल्थ और एजुकेशन में कोई भी प्राइवेट सेक्टर होना ही नहीं चाहिए। ये तमाम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 20 साल से जिस तरह हेल्थ और एजुकेशन को कमज़ोर किया गया है, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि पहले चीज़ों को ख़राब करो, फिर बदनाम करो, फिर उनको बेच दो। तो सरकार, कोई भी सरकार हो, मैं समझता हूँ आज झंडों के कलर का कोई मतलब नहीं है। वो किसी भी झंडे की सरकार हो, आज तमाम झंडे नीतिगत रूप से एक ही तरह चल रहे हैं। आज लोग सोच रहे हैं कि इनमें से कौन थोड़ा सा ठीक है। आज ठीक नहीं ढूंढ रहे हैं कौन इनमें से, मतलब हम कभी कहते हैं ना चोरों में कौन थोड़ा सा कम चोर है। तो स्थिति राजनीति की ये हो गई है। जहाँ तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का सवाल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आज भी सेकंड क्लास सिटीजन है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। मजे की बात यह है कि आज भी कंडक्ट रूल कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज किसी भी राजनीतिक पार्टी की रैली में जाता है तो वो डिसिप्लिन के खिलाफ है, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। हम लोगों का संगठन काफ़ी लंबे अरसे से मांग कर रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी फुल फ्लैज पॉलिटिकल और ट्रेड यूनियन राइट दिए जाए, जो कहीं नहीं दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज जब हम बिजली के दाम क्यों बढ़ने चाहिए, हेल्थ क्यों प्राइवेट होनी चाहिए, एजुकेशन क्यों प्राइवेट होना चाहिए, सड़कें क्यों प्राइवेट होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉइज जो प्राइमरी नोट होता है वो एम्प्लॉइज इसके विरोध में होते हुए भी नौकरी की बाध्यता होने के चलते उसको इसके समर्थन में नोट बनाना पड़ता है। क्या ये सबको प्राइवेट करना क्यों जरूरी है? और मैं समझता हूँ कि 1991 से गवर्नमेंट सेक्टर को सिस्टमेटिक प्राइवेटाइजेशन करने की ओर ढकेला गया। 5वां वेतन आयोग जो 3 वॉल्यूम का एक रिपोर्ट थी, हम लोगों ने 5 किलो 300 ग्राम उसका वजन था, तो 300 ग्राम में वेज एंड अलाउंसेस थे। 5 किलो जो उसका वजन था वो कैसे गवर्नमेंट सेक्टर का बेड़ा गर्क करना है, ये उसमें रिपोर्ट में थी। आज उसी की परिणति है कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर खंड-बंड हो गया। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो काम ही नहीं करता। ये 91 के बाद जो सिस्टमेटिक ढंग से इसका जो खराब किया, उसी का नतीजा है कि जो नए लोग हैं या जिस तरह प्रचार किया गया गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में कि ये बेकार है, ये निकम्मा है, ये इतनी मोटी तनख्वाह लेता है कि तो काम कुछ नहीं करता। मैं समझता हूँ जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मुझे कई बार मौका मिलता है, अगर कोई अधिकारी, कोई मंत्री किसी कर्मचारी से काम करवाने में असफल है तो उसको ना मंत्री बनने का राइट है ना अधिकारी बनने का राइट है। उसका रिजाइन लिया जाना चाहिए, उसको अपने पद पे रहने का कोई मौका नहीं है। आज जैसा आप सभी लोग जानते, पेंशन एक बड़ा मुद्दा है। तमाम चुने हुए प्रतिनिधि 4-4 पेंशन ले रहे हैं, एमपी की, एमएलए की, एमएलसी की, और बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से 4-4 पेंशन ले रहे हैं। हमने उनको लिखित रूप से प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम चुने हुए प्रतिनिधियों को 2 पत्र दिए कि जब तक देश के आखिरी नागरिक को सम्मानजनक पेंशन नहीं मिलती, इनको नैतिकता के आधार पर अपनी पेंशन छोड़ने की पहल करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर समेत किसी ने जवाब नहीं दिया। आज राज्यों में कहीं बुढ़ापा पेंशन 2000-2500 से ज़्यादा किसी देश में नहीं है।
मैं पूछना चाहता हूं कि 2500 में कैसे कोई जिंदा रह सकता। आप ईपीएफ की पेंशन की बात करें वो 1000 है, वो तो बुढ़ापा पेंशन से भी वंचित हैं। ईपीएफ की जो पेंशन है वो 1000 रुपया मिनिमम पेंशन है। दूसरा, आज जिस तरह सिस्टमेटिक ढंग से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आया है, ये देश में सबसे बड़ा एक भ्रष्टाचार का मूर्त बन चुका है आज, और ये गैर कानूनी है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 है, जिसमें कहा गया है किसी भी पेरिनियल नेचर पर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं लाना है। खुद आज देखेंगे राष्ट्रपति भवन में सफाई काम को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से एक टेंडर लाया जाता है कि सामाजिक कार्यकर्ता जो दिन में 8 बार सफाई कर सके, कूड़ा उठा सके, तमाम चीज कर सके, बड़ी लंबी सारी कंडीशंस है। सामाजिक कार्यकर्ता, दे आर सोशल वर्कर नॉट एम्प्लॉइज, उनका डेजिग्नेशन सामाजिक कार्यकर्ता। तो मैंने पूछा एक दिन, प्राइम मिनिस्टर भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या उस परिधि में आएंगे? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी सामाजिक कार्यकर्ता? सभी का प्रोफाइल देखें तो सब सामाजिक कार्यकर्ता लिखते हैं। तो एक सुलभ का सामाजिक कार्यकर्ता और प्राइम मिनिस्टर का जो प्राइम मिनिस्टर हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, दोनों में ये इसलिए लाए ताकि उनको जो कानून है उसके तहत अधिकार ना मिल सके और वंचित हो सके। राष्ट्रपति भवन ने, सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुलभ का कॉन्ट्रैक्ट है। जो देश में न्याय करेगा उसके साथ भी है। तो मैं समझता हूं कि आज के टाइम में जब मैं सुनता हूं कि आज आज़ादी के 75 साल भी बोलते मैंने टॉयलेट बना दिया, मैंने घर में नल लगवा दिया, घर घर गैस पहुंचा दी, 2.5 लाख रुपए सब्सिडी दे रहे हैं, मैंने इतने करोड़ मकान दे दिया। 2.5 लाख में कौन सा मकान आ रहा है, कहाँ आ रहा है और किसको मिले हैं? तो ये जो सब लफाजी है, इस लफाजी में सभी को इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एक बड़ा रोल है। कम्युनिटी हेल्थ का 50 रुपए, जयप्रकाश नारायण जी उस समय रशिया गए थे तो उन्होंने कहा गांव गांव डॉक्टर लाऊंगा। तो क्या लाए? एक कम्युनिटी हेल्थ गाइड बनाया जिसको 50 रुपया महीना मिलता था। उसका काम था घर घर जाके उल्टी, दस्त या जो भी प्राइमरी बीमारी है उसके लिए दवाई बांटना। 75 से संघर्ष करते करते आज वो स्कीम ज्यादातर राज्यों ने समाप्त कर दी है। आंगनवाड़ी, हम एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, 3 से 6 साल तक का काम आंगनवाड़ी के जिम्मे है। कोई उनका सेंटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं किसी मंदिर में। अब किस तरह देश की जनता को एजुकेशन देना चाहते हैं? उनके ऊपर 0 से 6 साल तक के बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास करना, तो कैसे शारीरिक मानसिक विकास होगा? उसका अपना मानसिक शारीरिक विकास नहीं हो रहा इतने कम वेतन में। आशा वर्कर, उनका कोई मानदेय नहीं है, उनको इंसेंटिव मिलेगा। अगर बच्चे, प्रेग्नेंट महिला को आप ले जाओगे उस पर एक इंसेंटिव है, बच्चे का टीका लगाओगे उसका इंसेंटिव है। तो मैं समझता हूं कि आज देश की जनता गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दुश्मन सा मानती है। उसको लगता है ये सारी जो नीतियां हैं, सारा जो बेड़ा करके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने किया है, मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक सीसीएस कंडक्ट रूल, सेंट्रल का और इसी में स्टेट जोड़ दो तो हरियाणा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। एक कंडक्ट रूल से बंधा, एक बंधी हुई गाय है, खूंटे से बंधी हुई गाय है और आसपास आग लगा रखी, वो खूंटा छोड़ के जा नहीं सकती। तो मैं समझता हूं कि ये जो चर्चा है बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है और आने वाले टाइम में हम लोग इसके ऊपर
क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने एक बात कही कि जैसे वो कभी कभी कहते हैं कि गीदड़ को ठंड लगी तो बोला कल सुबह मैं पहला काम करूंगा कि बिल खोद के अपने रहने की व्यवस्था करूंगा। तो हमारी भी लगभग ऐसी आदत होगी, जब चुनाव आता है बोले हम इसको ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। इस बार हम लोगों ने फैसला किया है कि चुनाव के बाद जिसकी भी सरकार है, हमारा कलर से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो भी मेंबर्स हैं उनको सबको त्यागना पड़ेगा, वो अपनी विचारधारा रखो। क्योंकि तो इम्प्लॉइज की विचारधारा एक ही है कि हमारी जिम्मेदारी किसी अधिकारी की नहीं, किसी पार्टी की नहीं है। हम लोग जो वेतन मिलता है वो पब्लिक फंड से मिलता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी टुवर्ड्स पब्लिक है, किसी नेता के लिए नहीं है, किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी अधिकारी के लिए। इसलिए हमने इसके नाम में ही एक कॉन्सेप्ट जोड़ा है, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन। मतलब पब्लिक के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि 24 के 4 जून के बाद एक बड़ा आंदोलन होगा देश में, और जो बात हम लोग बोल रहे हैं उसको सचमुच क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। और आप सबसे भी इसमें सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद मित्रों।